हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा के शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो है अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी छात्र, दोस्त, भाई-बहन हमारे जो पहली बार क्लास में आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दिया कि हमारे चैनल पे जो है आपकी यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2025 की जो आपकी तैयारी साथी हो, रेगुलर बेसिस पे और जो है डेली बेसिस पे करा दी गई है। तो जिसे भी तैयारी अपनी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, क्या करेंगे, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइएगा, ठीक है। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे डेली बेसिस पे आप सभी को देखने को मिल जाएगी। रीजनिंग और मैथ्स की जो क्लास है दोपहर को 3 बजे देखने को मिल जाएगी, और हिंदी की जो जनरल अवेयरनेस की क्लास है आपको शाम को 7 बजे देखने को मिलेगी। जेके की क्लास अभी प्रॉपर टाइम पे नहीं आ रही है, लेकिन इसका भी टाइम जो है आपका स्टेबल हो जाएगा, तो उसके लिए आप लोग चिंता मत कीजिएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन आप सभी को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट और एग्जाम का अपडेट आप सभी को देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलें क्लास से स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा और बताने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर आप सभी का क्या होगा, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया तो शेयर करेंगे, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। इस चैनल के माध्यम से आपकी जो तैयारी है पीईटी, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2025 की जो तैयारी आपकी पूरी तरह से कराई जाने वाली है, ठीक है। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर का। मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में रिक्त स्थान के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाती हो बिहार के नाम से। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है आपका सही उत्तर। मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा घनानंद को पराजित कर की गई थी, ठीक है। इसकी राजधानी आपकी पाटलिपुत्र बिहार थी। इस राजवंश की स्थापना में चंद्रगुप्त के गुरु चाणक्य का अहम योगदान था, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। दूसरा नंबर बताने की कोशिश कीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा। उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था, बताइए। उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी ने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था। इसके अतिरिक्त डाक व्यवस्था व हड़प नीति भी लॉर्ड डलहौजी द्वारा चलाई गई थी, ठीक है। कौन सी? तो डाक व्यवस्था और हड़प नीति, ठीक है। हड़प नीति का भी जो नाम है लॉर्ड डलहौजी के साथ जुड़ा हुआ है, और डाक व्यवस्था का भी नाम जो है आपका लॉर्ड डलहौजी के साथ जुड़ा है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अगला आपका तीसरा नंबर प्रश्न। तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी? तो तीसरी बौद्ध परिषद जो आपकी पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। ऑप्शन नंबर आपका बी जो दिया गया आपका राइट आंसर। तीसरी बौद्ध संगीति 2050 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में सम्राट अशोक के संरक्षण में हुई थी। इसके अध्यक्ष आपके मोगली पुत्र तीस थे, ठीक है। कौन थे इसके अध्यक्ष जो थे? मोगली पुत्र तीस जो है इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। और किसके संरक्षण में? तो आपका सम्राट अशोक के संरक्षण में जो है आयोजित की गई थी तीसरी बौद्ध परिषद संगीति पाटलिपुत्र में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका चौथा नंबर, निम्न में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे? तो अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर होगा दशवंत थे। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, ठीक है। दशवंत जो है मुगल शासक अकबर के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे। इनके अतिरिक्त वसावन भी यहाँ पे वसावन, ठीक है। कौन? वसावन भी जो है महत्वपूर्ण यहाँ पे कलाकार थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका पांचवा नंबर है। छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता था, बताइए। छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान जो है मथुरा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा साथियों सूरसेन। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो, ठीक है। छठवीं शताब्दी के दौरान मथुरा को जो है सूरसेन के नाम से भी जो है जाना जाता था। यह जो है 16 महाजनपद में से एक था, ठीक है। अगला है आपका छठा नंबर प्रश्न। वर्ष 1904 में, ठीक है, वर्ष 1904 में किसने जो है क्रांतिकारियों की गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वीडी सावरकर, यानी कि विनायकर अ, विनायक दामोदर सावरकर, ठीक है। विनायक सावरकर और गणेश सावरकर
ने जो है 1899 में नासिक में गुप्त क्रांतिकारी संगठन मित्र मेला शुरू किया था। 1904 में महाराष्ट्र के 200 सदस्यों की बैठक में विनायक दामोदर सावरकर ने इसका नाम बदलकर जो है अभिनव भारत रख दिया था। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। वीडी सावरकर यानी कि विनायक दामोदर सावरकर और आपके गणेश सावरकर जो है दोनों भाई थे, इन दोनों ने मिलकर जो है इसका आरंभ किया था। 7वां नंबर है, वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे, बताइए। वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान जो है भारत के वायसराय कौन थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन थे। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। ठीक है, क्लियर सभी को। बंगाल में राष्ट्रीय चेतना नष्ट करने के उद्देश्य से लॉर्ड कर्जन द्वारा 16 अगस्त 1905 ईस्वी को जो है बंगाल का विभाजन कर दिया गया। 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ, उसी दिन को जो है राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। ठीक है, 8वां नंबर प्रश्न, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी द्वारा जो है द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब नामक प्रसिद्ध लेख लिखा गया, बताइए। निम्नलिखित में से किस क्रांति द्वारा जो है द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब नामक प्रसिद्ध लेख लिखा गया है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों यहाँ पे भगवती चरण वोहरा के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। क्लियर सभी को। इसका फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब नामक प्रसिद्ध लेख जो है भगवती चरण वोहरा का है। ठीक है, भगवती चरण वोहरा जो स्वतंत्र भारत के महान क्रांतिकारी थे, वे हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक सोशलिस्ट पार्टी के जो है सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने दिया गया, बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश मिशन या योजना ने जो है पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया था, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है आपका राइट आंसर। 24 मार्च 1946 को जो है तीन सदस्यीय स्टैफोर्ड क्रिप्स पैथिक लॉरेंस एवी अलेक्जेंडर सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत आया था। ठीक है, कौन कौन से, तो स्टैफोर्ड क्रिप्स पैथिक लॉरेंस एवी अलेक्जेंडर और सदस्यीय कैबिनेट जो है मिशन भारत आया था। इस मिशन ने जो है पाकिस्तान संबंधी मांग को जो है अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना को अस्वीकार कर दिया तथा पाकिस्तान को प्राप्त करने के लिए 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 10वां नंबर। किसने घोषणा की थी कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिश द्वारा भारत को जो है स्वतंत्रता जो है प्रदान कर दी जाएगी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्लीमेंट एटली के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया, आपका राइट आंसर है। क्लीमेंट एटली ने घोषणा की थी कि 30 जून 1948 तक जो है ब्रिटिश द्वारा भारत को जो है स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी। वे लेबर पार्टी के नेता तथा 1945 से 1951 तक यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री रहे। उनकी ही प्राथमिकता से भारत को जो है स्वतंत्रता मिली थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या। ठीक है, क्या देगा, निम्न में से कौन जो है भारत का सबसे पुराना तेल यानी कि पेट्रोलियम उत्पादक राज्य, बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा असम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, भारत का सबसे पुराना तेल यानी कि पेट्रोलियम उत्पादक राज्य आपका असम है। अगला क्वेश्चन आपका 12 नंबर, क्या देगा, भूजल रिसाव के द्वारा रिचार्ज हो जाता है। कुछ स्थानों पर भूजल जो है भौम जल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच होता है। इस चट्टान को क्या कहते हैं, तो इस चट्टान को कहा जाता है आपका एक्वीफियर यानी कि जन वृत्त। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। ठीक है, भूजल रिसाव के द्वारा रिचार्ज हो जाता है। कुछ स्थानों पर भूजल या भौम जल स्तर जो है के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच होता है। इस चट्टान को एक्वीफर कहते हैं। ठीक है, इतना याद रखिएगा, जनभित्त। अगला क्वेश्चन 13 नंबर, निम्नलिखित दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में से किसमें जो है दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्राजील का। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में ब्राजील जो है दक्षिणी अमेरिका क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र रखता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 14 नंबर पूछा गया आपका, निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी हमसे पूछा है, तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी आपकी गोदावरी नदी। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, गंगा के बाद गोदावरी जो है भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसका स्रोत जो है महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर में है। लंबाई, पकड़
क्षेत्र और निर्वहन के मामले में गोदावरी नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। क्लियर है सभी को। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, यमुना नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है यहाँ पे, तो आपका राइट आंसर होगा कल्याणी। ऑप्शन नंबर आपका डी जो दिया गया आपका राइट है। यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, यमुना जो है गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, क्योंकि चंबल सिंध बेतवा केन इसकी सहायक नदियां हैं, लेकिन कल्याणी जो है यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। क्लियर सभी को इसके बारे में। यमुना नदी जो है किसकी सहायक नदी है, तो गंगा की सहायक नदी है, जिसमें आपकी चंबल सिंध बेतवा और केन जो है इसकी सहायक नदियां हैं यमुना की। कल्याणी जो है इसकी सहायक नदी नहीं है। योगक्षेम वहाम्यम किसका आदर्श वाक्य है, तो योगक्षेम वहाम्यम की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर हो जाती है इसका LIC ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय जीवन बीमा का जो है आदर्श वाक्य है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 17 नंबर, उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर को आ जाएगा। किस देश के आंतरिक प्रदेश के भीतर जो उत्पादित सभी तैयार माल और सेवाओं के एक वर्ष में मापे गए बाजार भाव को क्या कहा जाता है। बताइए, किसी देश के आंतरिक प्रदेश के भीतर उत्पादित सभी तैयार माल और सेवाओं के एक वर्ष में मापे गए बाजार भाव को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है आपका बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक है, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद को एक देश की घरेलू सीमा में एक लेखा वर्ष में सभी उत्पादकों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य के रूप में जो है परिभाषित किया जाता है। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 18 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, कौन सा क्षेत्र जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार आपका जो है यहाँ पे कृषि। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। कृषि जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है तथा जनसंख्या का जो है 48.9 भाग आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। ठीक है, निजी क्षेत्र का यह सबसे बड़ा व्यवसाय है। GDP में कृषि की भागीदारी स्थिर कीमतों पर 17.4% है और 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार देश की कुल आबादी का जो है लगभग 54.6% कृषि और संबंध गतिविधियों पर लगा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 19 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा और उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर का। ठीक है, सिल्क रूट के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। ठीक है, सिल्क रूट के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं, तो देखिए सिल्क रूट का उपयोग केवल रेशम के व्यापार के लिए किया जाता था। सही बात है, पहला कथन तो सही है। मार्ग सांस्कृतिक संचरण के लिए बढ़िया चैनल के रूप में भी जो है कार्य करता था, ये भी आपका सही है। सिल्क रूट जो है पूर्वी पश्चिमी उत्तरी और दक्षिणी सिल्क रूट में बट जाता है, ये भी सही है आपका। और चौथा है आपका दक्षिणी सिल्क रूट पर खोतान एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्थान था, ये भी आपका सही है। ठीक है, यानी कि सभी के सभी कथन जो आपके यहाँ पे दिए गए हैं सिल्क के बारे में आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर सभी को। सिल्क रूट के बारे में सभी के सभी कथन आपके यहाँ पे चारों जो दिए गए हैं राइट हैं। क्लियर सभी को। चलिए ऑप्शन नंबर डी वाला आपका जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका देखिए 20 नंबर, प्रदत्त समयावधि में वस्तुओं के निर्यात के मूल्य और आयात के मूल्य के मध्य के अंतर को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है साथियों आपका व्यापार संतुलन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। क्लियर होगा इसके बारे में। प्रदत्त समयावधि में वस्तुओं के निर्यात के मूल्य और आयात के मूल्य के मध्य के अंतर को आपका व्यापार संतुलन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो आपका डी वाला दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 21 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारतीय संविधान के आर्टिकल 326 के अनुसार हर राज्य की विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव वयस्क मताधिकार पर होंगे। वयस्क मताधिकार से तात्पर्य है कि प्रत्येक नागरिक की उम्र चुनाव में भाग लेने के लिए कितने वर्ष होनी चाहिए, तो आपका राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर आपका जो दिया गया है ए वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है सभी को इसके बारे में। भारतीय संविधान के आर्टिकल 326 के अनुसार हर राज्य की विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव वयस्क मताधिकार पर होंगे। वयस्क मताधिकार से तात्पर्य है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक की उम्र चुनाव में भाग लेने के लिए आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका ए जो दिया गया आपका राइट है। अगला क्वेश्चन आपका 22 नंबर। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा, बताइएगा निम्न में से कौन सा कथन जो है गलत है। ठीक है, कौन सा कथन जो आपको जो दिया गया यहाँ पे गलत हो जाएगा।
तो यहाँ पे गलत कथन आपका जो दिया गया है, पहला कथन देखते हैं, राज्यपाल राज्य की विधान परिषद का अ, क्या राज्यपाल जो है राज्य की विधान परिषद का स्थगन कर सकता है, सही बात है। ठीक है, राज्यपाल जो है राज्य की विधानसभा का स्थगन कर सकता है, ये भी सही बात है। विधान परिषद और विधान सभा दोनों का स्थगन कर सकता है। राज्यपाल जो है विधान परिषद को भंग कर सकता है, गलत बात है। ठीक है, तो यह वाला आपका कथन जो है गलत है। राज्यपाल जो है राज्य की विधान सभा को भंग कर सकता है, लेकिन विधान परिषद को जो है नहीं भंग कर सकता, इतना याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला जो दिया गया आपका राइट आंसर। ठीक है, विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता, परंतु उनके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष में जो है सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है साथियों 23 नंबर, उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्न में से किससे संबंधित है, बताइए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण से। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार इसमें निवारक निरोधक विधि में जो है शामिल है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया इसके बारे में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 जो है कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण से संबंधित है, इसमें निवारक निरोधक विधि भी शामिल है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 24 नंबर, वर्ष 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फखरुद्दीन अली अहमद। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो। ठीक है, क्लियर होगा। 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति आपके थे फखरुद्दीन अली अहमद। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका 25 नंबर प्रश्न, ध्यान से देख के उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, कौन सा कथन आपका सही है हमें बताना है। तो सही कथन की अगर बात करें, 1975 में आपातकाल के समय गुलजारी लाल नंदा भारत के प्रधानमंत्री थे, गलत बात है। ठीक है, 1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, ये वाला कथन आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 26 नंबर, मोनोमर कैप्रोलैक्टम का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है, बताइए। मोनोमर कैप्रोलैक्टम का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों नायलॉन 6 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। क्लियर होगा इसके बारे में। मोनोमर कैप्रोलैक्टम को नायलॉन 6 बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। अगला क्वेश्चन आपका साथियों 27 नंबर, शक्ति की भौतिक मात्रा की बीमा क्या है, बताइए। शक्ति की भौतिक मात्रा की बीमा क्या है, तो शक्ति की भौतिक मात्रा की बीमा का देखा जाएगा तो m⁻1 यानी कि m घाते 1, l घाते 2 और t घाते -3 है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 28 नंबर प्रश्न, बताइएगा राइट आंसर का। CaSO4 2H2O किसका रासायनिक सूत्र, बताइए। CaSO4 2H2O किसका रासायनिक सूत्र है, तो रासायनिक सूत्र आपका हो साथियों जिप्सम का। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, क्लियर। जिप्सम का रासायनिक सूत्र आपका CaSO4 2H2O है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला क्वेश्चन 29 नंबर, नियॉन लैम्प का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो नियॉन लैम्प का आविष्कार आपका किया गया था जॉर्जेस क्लाउड के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। ठीक है, नियॉन लैम्प का आविष्कार आपका जॉर्जेस क्लाउड द्वारा किया गया है। क्लियर सभी को इसके बारे में, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर है। चलिए 30 नंबर है आखिरी क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंग जो है अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणुओं को हटाने में सक्षम है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तिल्ली। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, तिल्ली या प्लीहा एक शरीर का अंग है जो सभी रीढ़धारी प्राणियों में पाया जाता है। यह पुरानी लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट करने का कार्य करता है तथा रक्त का संचित भंडार भी करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। चलिए इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की जीके जीएस की कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास जो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट में बताइएगा। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करके चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।